यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ यूपीएससी प्रेप लैब में 1 रुपए की ट्रायल के साथ आप अपना यूपीएससी प्रिपरेशन का सपना शुरू कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे पहला ट्रायल लीजिए, तो फिर आप मंथली 899 रुपीज पे करके हर महीने एक साथ 10,000 20,000 30,000 रुपए नहीं देना, एक एक करके हर महीने आपको पे करने का मौका मिलेगा, जिसमें लाइव लेक्चर्स ऑफ एनसीईआरटीज एंड फाउंडेशन जीएस क्लासेस, मेंस प्रीलिम्स दोनों के टेस्ट सीरीज नोट्स के साथ, और ब्यूरोक्रेट्स आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर से पढ़ने का मौका मिलेगा। टेक मैक्सिमम डिस्काउंट बाय अप्लाइंग द एडमिशन डिस्काउंट कोड वसू लाइव, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। लेट्स स्टार्ट विद 11th क्लास एनसीईआरटी नाउ। 10th और 9th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है एज प्रॉमिस्ड। 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट हो जा रहा है, जहां पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस एनसीईआरटी का नाम है दोस्तों। रैशनलाइज होने के बाद इसमें 8 चैप्टर हैं, जिसमें सिर्फ शुरुआती 7 चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी लास्ट के 2 चैप्टर जो है वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। हम आज इस लेक्चर से चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। बिफोर वी बिगिन, एवरीबॉडी, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक द वीडियो। हम चाहते हैं 1000 स्टूडेंट्स इस वीडियो पे लाइक करें, तो हर एक बच्चे का लाइक कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर वी आस्किंग फॉर इट, क्यों मांग रहे हैं भाई? ये गुरु दक्षिणा देने का ही एक तरीका है, ठीक है ना। अब और कैसे पता चलेगा दैट यू आर लाइकिंग द इनिशिएटिव और नॉट? जस्ट बाय प्रेसिंग द थम्स अप बटन ऑन यूट्यूब। बिफोर वी कंटिन्यू, आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू कि सारे चैप्टर्स मैं कवर कराऊंगा आपको, और एक एक चीज कवर होने वाली है, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप डेवलपमेंट पॉलिसीज और इंडिया के एक्सपीरियंस के इस यूनिट को पढ़ने जा रहे हो। चैप्टर में टेक्निकली आप इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस समय हमें आजादी मिली थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था थी कैसी, 1947 15 अगस्त को हम थे कैसे, तो इंडियन इकोनॉमी अंग्रेजों के टाइम से पहले किस रूप में थी, किस हाल में थी, ये हम देखेंगे। ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज का हम पे असर क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, ये हम देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। मतलब बेसिकली ये चैप्टर आपको फेमिलियराइज कराने की कोशिश करता है इंडियन इकोनॉमी का जो हाल था 1947 के अंदर, और you will understand the factors which led to the underdevelopment and weakness of Indian economy। इतने कमजोर हम हो कैसे गए अचानक से, ये हमें इस चैप्टर के माध्यम से पता चलता है। सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो है अंग्रेजों के दौरान हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ना ही हेल्थ, ना ही एजुकेशन, कहीं भी तो हम अच्छा कर नहीं रहे थे, किसी भी एरिया में हम अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहे थे। अंग्रेजों को इंटरेस्ट ही नहीं था हमारे वेलबींग में, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। इंडिया अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश सरकार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। कहा जाता है इंडिया वाज द पिवट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये बात कही जाती है। अगर इंडिया को कुछ हुआ तो ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो सकता है, ये बात कही जाती थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये विक्टर अलेक्जेंडर व्रूस जो वाइसरॉय थे ब्रिटिश सरकार के, वी ए व्रूस, उन्होंने 1894 में कहा था कि इंडिया एक ऐसा डोमिनियन, एक ऐसा हिस्सा है ब्रिटिश एम्पायर का, अगर उसे खो दिया, वंस दे लूज इट, फिर अंग्रेजी सरकार, फिर ब्रिटिश पावर का पतन शुरू हो जाएगा, वीकनेस शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आजादी से पहले हमको टाइटली जकड़ के या पकड़ के रखा, और जिस वजह से हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रही। आप इस चैप्टर के माध्यम से यही समझते हैं कि इंडिया जो है आजादी से पहले कुछ खास, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था। अंग्रेजों के आने से पहले एक टाइम था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि दुनिया भर के अंदर हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे और बदले में हम खूब सोना कमाते थे। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती थी, आर्टिजन्स थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, हथकरघा थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो यहाँ पे चीजें बनाते थे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते थे। हमें रोम के अंदर इंडियन क्लॉथ, इंडियन सिल्क, मसलिन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, मलमल शाही, मलमल खास जैसे कपड़े देखने मिलते हैं। तो मतलब दुनिया भर में हमारा व्यापार चलता था, इंडिया से लेकर ब्रिटेन तक जाता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे देशों की सरकारों ने इंडिया से आने वाले इंपोर्ट्स को बैन कर दिया कि आप वहां से क्यों खरीद रहे हो, उनका फायदा कर रहे हो। इसलिए कहीं ना कहीं यूरोपियंस की इच्छा थी कि इंडिया जाकर इंडियंस के ऊपर राज करें, इनके ऊपर पावर कैप्चर कर लें और ट्रेड को कैप्चर कर लें। अंग्रेजी सरकार भी इंडिया में आई थी तो ट्रेड कैप्चर करने के पर्पज से आई थी। वो तो एक सेकेंडरी चीज बन गई कि उन्हें इंडिया में दिखा कि भाई पावर किसी के एक के पास तो है नहीं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
पहले से जो इंडिया में है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसे कंसोलिडेट करके ब्रिटिश सरकार फायदा ले सकता है और खुद पावर अपनी बना सकता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया वर्ल्ड की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर था। हमारे स्पाइसेस, हमारे मसाले हो गए, हमारे कपड़े हो गए, हमारे मेटल वर्क्स हो गए, दुनिया भर के अंदर पॉपुलर थे। भारत से बहुत सारी चीजें, सॉल्ट पीटर हो गया, ओपियम हो गया, बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। क्लियर है, ठीक है। तो हम यही समझ रहे हैं कि हमारी आजादी से पहले डेवलपमेंट किस प्रकार होती थी। ब्रिटिशर्स से भी आने से पहले हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। बट जब अंग्रेज इंडिया पे राज करने लगे, उन्होंने देखा कि बंगाल का रीजन है, बहुत फर्टाइल है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ रॉ मटेरियल उगाओ, मतलब जैसे कॉटन उगाओ या इंडिगो उगाओ, नील जिसको कहते हैं, जो उजाला होता था ना, चार बूंदों वाला उजाला, जो शर्ट को व्हाइट करने यूज होता था और नीला कर देता था। तो बेसिकली ये कॉटन और जूट और इंडिगो यहाँ उगाते थे, ये फिर सप्लाई करते थे ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। इनफैक्ट उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे सामान के बेसिस पे किया। जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में चाहिए होता था वो इंडिया से जा रहा था, बहुत कम टैक्स पे, बहुत कम कॉस्ट पे, बहुत कम प्राइस पे, और वहां से फिर बन के सामान इंडिया आ रहा था, जिसमें इंडियन से टैक्स भी बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था और प्राइस भी बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। तो हर चीज में फायदा ब्रिटिशर्स का ही हो रहा था। हमसे रॉ मटेरियल खरीद रहे थे और हमें फाइनल गुड्स सेल कर रहे थे। मतलब वो रॉ कॉटन ले गए यहाँ से और वहां से शर्ट और पैंट बना के लाए और हमको बेच रहे हैं एट अ हाई प्राइस। अगर इतना ही हमसे प्यार था तो वो कॉटन इंडिया में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में कन्वर्ट करके कपड़े बनवाते आप। बट आप अपने देश का, सिर्फ ब्रिटेन का, सिर्फ ब्रिटेन के लोगों का हित सोच रहे हो। तो इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। दे नेग्लेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। और इस तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है दोस्तों, और खूब एक्सप्लॉइट किया है पिछले 250 साल, जब तक इन्होंने हम पे राज किया था, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना, मैंने बताया मसलिन का कपड़ा, मसलिन एक सिल्क का कपड़ा है, मलमल शाही, मलमल खास, ये मैंने नाम बताया, इट इज अ सिल्क, नहीं माफ कीजिएगा, कॉटन, कॉटन का कपड़ा है। कॉटन का कपड़ा जो मैं कहता हूँ बिल्कुल रेशम जैसा लगता था, इट इज अ कॉटन क्लॉथ, ओके, आई सेड सिल्क, कट दैट, कॉटन क्लॉथ। तो इट वॉज अ कॉटन टेक्सटाइल जो बंगाल से एक्सपोर्ट होता था दुनिया भर के अंदर। टेक्निकली ढाका से होता था, बांग्लादेश वाले, पर वो तब बंगाल का ही रीजन होता था, बंगाल का ही एरिया होता था। तो ये दुनिया भर में पॉपुलर था, इट वाज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया इन मल्टीपल कंट्रीज, इन मल्टीपल प्लेसेस। मलमल शाही, मलमल खास के नाम से माना जाता था। शाही क्यों कहते थे, मलमल शाही, माना जाता था कि ये शाही लोग पहनते हैं, इसलिए मलमल शाही, मलमल खास एक ब्रिलियंट प्रकार का कॉटन का कपड़ा था। तो अब इससे इंडिया वीक होता गया भाई, क्योंकि हमारे से आप सामान खरीद रहे हो और हमारे देश से सामान ले जा रहे हो और रॉ मटेरियल ले जाके वापस उसे फाइनल गुड बना के हमें बेच रहे हो। पहले जब हम आपको प्रोडक्ट बना के बेचते थे, जैसे मलमल का कपड़ा, मसलिन का कपड़ा, तो हम पैसा कमाते थे। बट अब आप हमका हमारा फायदा लेकर हमसे पैसा कमा रहे हो, और इसलिए इंडियन इकोनॉमी वीकनेस के कगार पे जाने लगी। हम इंडियन इकोनॉमी की साइज क्या था, कितनी बड़ी थी, ये नहीं बता सकते। मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ बिग वॉज इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। हालांकि कोशिश कई लोगों ने करी है, ब्रिटिश सरकार ने तो कोई कोशिश करी ही नहीं थी। हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ऑन एन एवरेज एक इंडियन की इनकम कितनी थी, गरीब था या अमीर था, ये पता लगाने का भाई अंग्रेजों ने तो कोई प्रयास किया नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने, जैसे दादा भाई नावरोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी, विलियम डिग्बी, फिनले शिरास, ये प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा, इनमें से कौन से लोगों ने एस्टिमेट किया था इंडिया की नेशनल इनकम। वी राव, आर सी देसाई, इन सब ने दोस्तों अलग अलग पैरामीटर्स फॉलो करके इंडिया की पॉवर्टी एस्टिमेशन की कोशिश करी, नेशनल इनकम एस्टिमेशन की कोशिश करी, अलग अलग इंडिया के इकोनॉमी के डेटा को फाइंड करने की कोशिश करी। बट सबसे बड़ी बात यह है कि सबके अलग अलग रिजल्ट थे, सबके अलग अलग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट थे। ऐसा नहीं कि सबने एक ही आइडिया दिया हो, सब अलग अलग आकलन कर रहे थे, एस्टिमेशन कर रहे थे। जैसे वी राव के जो एस्टिमेट थे, इनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। किसी ने अगर प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल मेथड्स को फॉलो किया होगा तो वी राव थे। तो आप ये समझ गए कि भाई इंडिया जो है वो अंग्रेजों के दौरान वीक हुआ। कितना वीक हुआ हम एक्चुअली नहीं बता सकते। दादा भाई नौरोजी ने कोशिश करी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के अंदर, एक किताब थी वो, उस किताब में एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हिस्ट्री की किताबों में हम और भी इकोनॉमिस्ट के नाम पढ़ते हैं, जैसे आर सी दत्त, आर पी दत्त, जी सुब्रमण्यन अय्यर,
जी सुब्रमण्यन अय्यर, महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। गोखले साहब ने भी क्रिटिसाइज किया इकोनॉमिकली अंग्रेजों को। तो दीज आर फ्यू पीपल अलोंग विद दादा भाई नौरोजी ऑफ कोर्स, जिन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक, अंग्रेजों का इकोनॉमिक पॉलिसीज का विरोध किया, बताया कि ये गलत है, ये कुछ सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये दीज वर द पीपल हु हैड ट्राइड टू एस्टिमेट India's national income. They were the one who tried to estimate how poor were we. They tried to bring out the real nature of British Empire कि वो इकोनॉमिकली इंडिया को ड्रेन कर रहे हैं, और इन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया इंडियन इकोनॉमी की वीकनेस को। अब देखिए एक और बात बताऊं मैं आपको, कुछ स्टडीज से हमें पता चलता है दैट इंडियाज एग्रीगेट रियल आउटपुट हैड अ ग्रोथ रेट ऑफ लेस देन 2%। मतलब हर साल हमारी जो तरक्की, जो आज के टाइम पे हम 6-7% कर ले रहे हैं, कोविड के टाइम पे भी हमने ठीक ठाक ग्रोथ कर ली थी दोस्तों, कोविड भी झेल लिया हमने। वो अंग्रेजों के टाइम पे जहां पे पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, जहां पे कंपटीशन इतना नहीं था, उस टाइम पे भी हमारी ग्रोथ रेट 2% से कम ही थी, लेस देन 2% ही थी। मतलब हमारा आउटपुट एक्चुअली, हमारा टोटल प्रोडक्शन एक्चुअली ग्रो नहीं हो पा रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था, ये अंग्रेजों की वजह से। वो अपने देश में फैक्ट्रीज में खूब प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इंडिया को से वीक बना दिया। वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ब्रिटेन को क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट, ब्रिटिश सामान को क्या कर रहे थे, प्रमोट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो दे वर बेसिकली प्रोटेक्टिंग देयर होम कंट्री, अपने होम को, अपने घर को बचा रहे थे। हमें लूट लूट के, हमें अच्छे से निचोड़ कर, हमें बस एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ, प्रति व्यक्ति के तौर पे अगर ऑन एन एवरेज आप और मेरे लेवल पर हम एवरेज निकाल के देखें, तो पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ भी बहुत कम थी, लगभग 0.5% ही ग्रोथ एक साल में हमें देखने मिल रही थी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कोई खास नहीं थी दोस्तों, ठीक है ना। इन दी 1900 टू 1950s वाला एरा, ये एरा पॉलिटिकल अपसर्ज का एरा था। इस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, कई सारे मूवमेंट्स हुए। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारी बड़ी लिमिटेड, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हुई। अच्छा, मसलिन मैं बता ही चुका हूं आपको पहले ही, ये पहले ही पढ़ा दिया था। इस सब का इम्पैक्ट क्या रहा, इकोनॉमी गॉट स्टैग्नेटेड। मतलब आई ऑलरेडी मेंशन हाउ, कोई अंग्रेज सिंसियर एफर्ट थोड़ी ना करते थे हमारे लिए। आपको क्या लग रहा है, नहीं हमारे लिए बैठे हैं वो कि नहीं नहीं परेशान हो रहे हैं कि नहीं इंडिया की इकोनॉमी को हमको रातों रात बढ़ाना है, तरक्की करना है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों सोचेंगे हमारे बारे में। इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर था। हमारे देश की 85% पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन हमारे देश की ये डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर से रोटी कमाने पे, एग्रीकल्चर से पैसा कमाने पे। 85% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। अच्छा सर, इतने लोग काम कर रहे हैं तो मतलब खूब तरक्की हो रही होगी, नहीं, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। 85% ऑफ आवर पॉपुलेशन वर लिविंग इन विलेज एरियाज एंड दे वर फंडामेंटली डूइंग द एग्रीकल्चर। जो गांव में रह रहे हैं, गांव की जमीन है, क्या करें, उस जमीन पे खेती कर लेते हैं, खुद की जमीन नहीं तो किसी बड़े जमींदार की जमीन पे काम कर लेते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट थे। अब आप कहोगे सर अच्छी बात है, 85% पॉपुलेशन है, फिर तो खूब एग्रीकल्चर उगता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बताया। इनफैक्ट ये एक फ्रेंच ट्रैवलर तक ने बताया जिसका नाम है बर्नियर। अबे कौन है बर्नियर साहब, बर्नियर एक फ्रांस के ट्रैवलर थे जो 17वीं सेंचुरी में बंगाल में घूमे थे। तो उन्होंने कहा जितना मैंने लिमिटेड देखा उसमें मुझे तो बंगाल इजिप्ट से ज्यादा, मिस्र से ज्यादा अमीर लग रहा है, जहां पे मिस्र, इजिप्ट नील नदी, नाइल रिवर के वाटर से सींची जाती है। कॉटन वॉज ग्रोइंग, सिल्क वॉज ग्रोइंग, राइस वॉज ग्रोइंग, शुगर वॉज ग्रोइंग, मक्खन बनाया जा रहा है, गाय का दूध खूब मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, गेहूं उगाया जा रहा है, सब्जियां उगाई जा रही हैं, चावल उगाया जा रहा है, जानवर पाए जा रहे हैं, बतख पाली जा रही हैं, राइट, मीट कंज्यूम किया जाता है, फिश खाया जाता है, शीप गोट पाली जा रही हैं दोस्तों। तो ये सब इन्होंने, फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर ने अपने इंडिया के ट्रैवल के दौरान 17वीं शताब्दी में देखा, नोटिस किया और लिखा। तो मतलब हम बहुत प्रॉस्पेरस थे, एंड दिस इज बेसिकली बिफोर द ब्रिटिश एरा, 17वीं सेंचुरी का जो टाइम है, बिफोर द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड एंड ओनली लूटेड एंड लूटेड एंड लूटेड, ठीक है।
कई सारी नहरें थी जिसका पानी इस्तेमाल करके खेती की जाती थी, ठीक है ना। ये दिखाता है दैट बंगाल और रादर इंडिया, क्योंकि इंडिया जैसा कुछ टर्म नहीं था, ठीक है ना, इंडिया वाज नथिंग बट लॉट ऑफ किंगडम्स, लॉट ऑफ विलेजेस, तो वो बहुत प्रॉस्पेरस थे भाई, जितना उगाते थे उससे उनका पेट भर जाता था। तो वी आर वेरी प्रॉस्पेरस। बस अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी में, हमारे एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन डाल दिया, ग्रोथ की कमी, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हुई। एग्रीकल्चर रिसर्च पे इन्होंने काम किया नहीं, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट में नहीं, बीज सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव करने में नहीं, किसी भी चीज पे तो इन्होंने काम किया नहीं। कैसे तरक्की करते, खुद ही सोचो। जमींदारी सिस्टम बंगाल का, इट फेवर्ड जमींदार्स रादर देन फार्मर्स और कल्टीवेटर्स। 1793 के अंदर इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा यह सिस्टम बनाया गया था। इसमें क्या किया, एक जमींदार को बिठाल दिया गया फार्मर्स और ब्रिटिश सरकार के बीच में। ब्रिटिश सरकार ने कहा हमको पैसा चाहिए, हम चाहते हैं तुम किसान से 110 रुपए इकट्ठा करो, 10 तुम खुद रखो, 100 हमें दे दो, ठीक है। जमींदार ने कहा डन सर। जमींदार के बच्चे भी, अब एक जमींदार था, उसके बच्चे दूसरे जमींदार, तीसरे जमींदार, उनको ये ईयर आफ्टर ईयर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिलने लगा। और यहाँ एक होता था सनसेट क्लॉज, सनसेट मतलब शाम, कि उस ढलते सूरज से पहले, उस दिन से पहले, 21 तारीख की शाम से पहले लाके पैसा जमा करा देना, वरना जमींदारी छिन जाएगी। जमींदार को भी प्रेशर रहता था। अच्छा, फार्मर अब खेती कर रहा है, उस साल फसल ही खराब हो गई, बारिश ही नहीं हुई, तो वो भी क्या करेगा। तो ये फार्मर्स भी परेशान रहते थे, जमींदार भी इनको खूब एक्सप्लॉइट करते थे, ब्रिटिश सरकार भी खूब एक्सप्लॉइट करती थी, हाई लैंड रेवेन्यू या हाई टैक्सेशन की वजह से। तो आप समझ पा रहे हैं, इन सारी सिचुएशंस के अंदर किसान के लिए एग्रीकल्चर सिर्फ एक पेट पालने का, एक सस्टेनेंस का तरीका है, जो एक बड़े जमींदार के नीचे काम कर रहा है और अपने पेट पालने की कोशिश कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, कुछ ज्यादा थोड़ी ना उग पा रहा है, और जमींदार खुद जमीन पे खेती कर नहीं रहा, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये था स्टैग्नेशन का रीजन, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम कहा जाता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के टाइम पे शुरू किया गया। जमींदार जो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो वापस जमीन में नहीं डाल रहा। भाई मैं अगर किसान हूं, मैंने चंद रुपए कमाए, तो उसमें से कुछ पैसा जमीन को इंप्रूव करने लगाऊंगा, बट दे वर नॉट इंप्रूविंग। एग्रीकल्चर प्रॉफिट्स वेंट टू द जमींदार, जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था बार बार। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी सिस्टम ने खूब एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में टैक्स किसानों से वसूला गया, और इस वजह से हमारे इंडियन फार्मर्स खूब एक्सप्लॉइट हुए। हालांकि कुछ जमींदार अच्छे भी होते थे, बट कुछ जमींदार किसानों को खूब लूटते थे। जब मन किया, जब मर्जी आई, रेंट बढ़ा दिया, जब मन किया किसान को उसकी जमीन से हटा दिया, उसका अटैचमेंट है उस जमीन पे, उस पे वो खेती कर रहा है। इस वजह से कई जगहों पे तो दंगे भी हुए, रिवोल्ट भी हुए, जैसे बंगाल के अंदर, जैसे दक्षिण भारत के डेक्कन, महाराष्ट्र और अलग अलग रीजन, डेक्कन रीजन के अंदर कई सारी जगहों पे कई सारे ट्राइबल्स ने भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी और सिस्टम के खिलाफ, इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन जमींदारों के खिलाफ, या उन लोगों के खिलाफ जो कर्जा देते थे, जो उधार देते थे लोगों को, उनके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और कई जगहों पे तो वायलेंस भी हुई दोस्तों। क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट जो फिक्स कर रखा है, कहाँ से देगा किसान, जब बारिश नहीं हो रही, खासतौर पे तब, जब टेक्नोलॉजी की कमी है, जब कोई कुआं नहीं है, कोई नहर नहीं है, कोई कनाल नहीं है, कोई वेल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, कोई सबमर्सिबल नहीं है, फर्टिलाइजर का बहुत कम इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो फार्मर कैसे ग्रो करेगा, खुद ही सोचो यार। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो कम ही रह जाएगी ना, ठीक है ना। और ये कह रहे थे फूड क्रॉप छोड़ के कैश क्रॉप उगाओ। पहले चलो गेहूं चावल उगाते थे तो कुछ अपने लिए भी बचा लिया जाता था, बट अब कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। और कैश क्रॉप मतलब होता है जैसे आपका कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया। पहले गेहूं चावल उगाते थे तो अपना पेट भर लेते थे, अब ये उगाना पड़ रहा है, ये भी एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ और किसान की कमर तोड़ दी इस तरीके से, वो अपनी इच्छा से उगा भी नहीं सकता। हम्म तो इस वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हुई कि कैश क्रॉप्स जो है वही ग्रो करवाई जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही, फसल कभी भी खराब हो जाती थी। इस सब का इम्पैक्ट आता था गरीब किसान पे, एंड पथेटिक कंडीशन थी बेचारे फार्मर की। अब अगला हम देखते हैं एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन और डिटोरियोरेशन के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए।
मैंने बताया जमींदार को कुछ फायदा नहीं होता था जमीन पे पैसा लगाने का, तो वो नेग्लेक्ट करता था, वो इग्नोर करता था। बाकी रेवेन्यू सेटलमेंट मतलब जो जमींदार को ब्रिटिश सरकार को पैसा देना है, एक फिक्स्ड डेट में एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता था, एक डेडलाइन होती थी, वरना जमींदार को ब्रिटिश सरकार हटा देगी। अच्छा, पहला जमींदार हो सकता है अच्छा है कि किसान को ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर रहा, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, बाद में कोई जमींदार आएगा तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा किसान को परेशान करे, बहुत ज्यादा किसान को तंग करे। लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की BH बैडन पावल नाम की किताब है, उसमें ये एक एक स्टोरी बताई है इंसान की, कैसे परेशान करते थे। RC दत्त जिनका भी हमने नाम देता था देखा था, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, RC दत्त ने, उन्होंने बताया है 3 वॉल्यूम में, 3 किताबें मोटी मोटी, कितना कॉम्प्रिहेंसिवली दिखाया है कि इंडिया में एग्रीकल्चर में कैसे ब्रिटिशर्स ने तंग कर दिया था, लोगों को परेशान कर दिया था। ठीक है ना। ऐसे ही इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, ये भी NCERT के अंदर मेंशन्ड है। इंडिया डिवाइडेड किन्होंने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी, जो इंडिया के पहले राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। इन्होंने भी बताया, क्रिटिसाइज किया कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी तो इंडिया के इंटरेस्ट में थी नहीं, मतलब बेसिकली देवर हार्डली हेल्पिंग अस, देवर नॉट हेल्पिंग अस। हमारी ना प्रोडक्टिविटी सुधारी ना कुछ, खूब हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया। हाँ, ये है कि अंग्रेजों ने कुछ कुछ जगहों पे नहर, जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन रीजन के अंदर कुछ कुछ जगहों पे इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की काम कोशिश करी। पहाड़ी इलाकों में जो टेरेसिंग सिस्टम होता है, पहाड़ी इलाकों में खेती ऐसे की जाती है ना ताकि पानी का वेस्टेज कम से कम हो, स्टेप फार्मिंग, टेरेसिंग, वो किया इन्होंने, अंग्रेजों ने किया। पहाड़ी इलाकों में या चाय के बगान वाले इलाकों में, टी प्लांटेशन वाले इलाकों में इन्होंने खूब पैसा लगाया, बट हमारे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। कई कई जगहों पे नदियों का पानी बाढ़ ले आता था, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करी, जल निकासी, ड्रेनेज पर फोकस किया। ऐसे ही इन्होंने एक और काम अच्छा किया ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। डीसैलिनाइजेशन का मतलब है जो सॉइल, मिट्टी खारी हो जाती थी, खारापन कम करने का कोशिश ब्रिटिश सरकार ने किया, इस पे काम किया, बट बहुत लिमिटेड स्केल पे, बहुत लिमिटेड स्केल पे। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो हम इन सारे एरियाज में बहुत पिछड़ गए थे। ओनली अ स्मॉल फार्मर सेक्शन, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर कुड गेट द बेनिफिट। ओनली फ्यू पीपल, वो भी बड़े किसान, सिर्फ वही फायदा ले पाए जो किसान किराए पे थे, जो छोटे किसान थे, या जो शेयर क्रॉपर थे। बर्गदार सिस्टम या बर्गदारी सिस्टम, शेयर क्रॉपर क्या होता है कि ये जमींदार जमींदार की जमीन है, 50% फार्मर रख ले, 50% जमींदार रख ले। हालांकि ये 50-50 नहीं होता था, 90-10, 80-20, इतना एक्सप्लॉइटेटिव होता था कि 90% जिसकी जमीन है वो रखेगा, और जो दिन रात एक करके उस पर फसल उगा रहा है, सारा पैसा लगा रहा है, वो माइनॉरिटी राइट रखेगा। ठीक है ना, शेयर होना चाहिए कायदे से, हाफ हाफ भी कर लो तो अच्छा है, बट ये चीज इग्नोर की जा रही थी दोस्तों, जिस वजह से हमारे किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, फार्मर्स को लिमिटेड बेनिफिट्स ऑफर किए गए, इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम जा रही थी, इनसफिशिएंट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट गया, जिससे छोटे किसानों को, किराएदारों को बहुत ज्यादा, या लैक ऑफ इंसेंटिव होने की वजह से, क्योंकि मैं किराए पे हूँ, कहीं पे घर में कहीं दरार पड़ी, मैं थोड़ी ना ठीक कराऊंगा, मेरे को क्या है उसकी टेंशन, जिस मालिक का घर है वो ठीक कराएगा। तो कहीं ना कहीं किसान भी ऐसे ही सोचता था कि भाई जिसकी जमीन है वो देखेगा, मैं क्यों देखूं। इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर में बहुत कम क्वांटिटी में हो रही थी दोस्तों, यही बात मैंने अभी आपको समझाई थी, यही बात देखो सामने लिखी भी है। अच्छा, और क्या, अब हम इंडस्ट्रीज पे सब चलते हैं। एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया, जो हाल एग्रीकल्चर का उधर था वही हाल इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग का, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का यहाँ था। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बड़े बड़े कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनियां या दवाई बनाने वाली कंपनियां थोड़ी ना थी। उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब मोस्टली कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, मूर्तियां, ऐसी चीजें बनती थी, और इनमें इंडिया वर्ल्ड फेमस था, वी वर रिनाउंड। बट ब्रिटिशर्स ने हमारे उस वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़ दिया।
क्योंकि पहले राजे महाराजे नवाब निजाम ये लोग पेट्रनाइज करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्समैन को। कुछ अच्छा बनाया, कपड़ा अच्छा लगा, राजा को माला उतार के दे दी, ले बेटे ऐश कर। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है ना। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रेक होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस जो हमारा था, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन था, बहुत वीक रहा। अंग्रेजों को हमसे कोई सिंपथी थोड़ी ना थी। उन्होंने तो सिस्टमैटिक तौर पे हमारी इंडस्ट्रीज खत्म करी। अरे खुद सोचो, जब इंडियन प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे तो तब ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कपड़े ज्यादा बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? बस यही इनका लॉजिक था। तो कोई इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप नहीं करी। वो तो भला हो पीसी रे का, जिन्होंने केमिकल फैक्ट्री, बंगाल में केमिकल फैक्ट्री खोली। हमारे बॉम्बे के अंदर कॉटन की फैक्ट्रियां, बॉम्बे गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र गुजरात बॉम्बे, बेसिकली वो बॉम्बे का ही पार्ट होता था, उसमें कॉटन फैक्ट्रियां खुली। बंगाल बांग्लादेश साइड हमारी जूट फैक्ट्रीज खुली। टिस्को खुली बाद में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो भी इंडियन जेआरडी टाटा जी के द्वारा 1907 में टिस्को ओपन की गई। ठीक है ना। तो शुगर के सेक्टर में, सीमेंट के सेक्टर में, कागज के सेक्टर में ये बनी, और ये बनी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, 1914 से 1918 के दौरान। ठीक है ना। अदरवाइज वी वर नॉट ग्रोइंग मच, हमें कुछ खास फायदा हो नहीं रहा था। ठीक है ना। तो इंडिया को सिर्फ हमने एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला बना दिया कि बंगाल से कॉटन उगा के भेजो, वहां फैक्ट्रियों में बनाओ, और उसे अल्टीमेटली इंडिया में वापस इंपोर्ट करके लाओ। तो हमारी देसी इंडस्ट्री, हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री वीक होने लगी है। वो जो लोग अब उन इंडस्ट्री में काम करते थे, कोई हथकरघा था, हैंडीक्राफ्ट में था, अब उसको वापस गांव जाना पड़ रहा है। अब वो इंसान अच्छे खासे पैसे कमाता आया है, तो वो भीख तो मांग नहीं सकता। तो बहुत गरीबी में जीवन गुजारना पड़ता था उस बेचारे को, जो एक टाइम पे राजे महाराजों के पेट्रनेज के अंदर खूब हीरे जवाहरात मोती कमाता था। वो आज एक तरीके से बिल्कुल ही वीक हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया। और वो अर्बन एरियाज से, थोड़े जो शहरी इलाके मॉडर्न एरियाज होते थे, उनसे रूरल एरियाज में गया। मतलब आमतौर पे होता है लोग गांव से शहर जाते हैं, लोग यहाँ शहर से गांव जा रहे हैं क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं है, गरीब हो गए हैं, कैसे इतनी महंगाई में जीवन बिता पाएंगे, इसलिए गांव वापस जा रहे थे। तो रूरल एरियाज में भी, और खास तौर पे एग्रीकल्चर पे भी प्रेशर पड़ा इसका। ठीक है ना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये मैंने बता दिया, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल ये पहली मॉडर्न मिल्स थी। कॉटन महाराष्ट्र गुजरात के अंदर, जूट बंगाल के अंदर। कॉटन आमतौर पे, कॉटन वाली इंडियन इंडस्ट्रीज थी, भारतीयों के पैसे लगे थे। और जूट वाली आमतौर पे फॉरेन डोमिनेटेड थी, विदेशियों के पैसे लगे थे। पर इनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो हुई, बहुत वीक तरीके से हुई। अच्छा, अब हम चलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर। कैपिटल गुड्स होता है मशीन्स जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे एक ट्रैक्टर एक मशीन है, वो दूसरी चीज में किसी और प्रोडक्शन में यूज होता है। जेसीबी मशीन जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, वो एक कैपिटल गुड मशीन है। ठीक है ना। कैपिटल गुड मतलब जो और चीजों को, नई चीजों को, कंजम्पशन आर्टिकल्स को, जैसे एक मशीन जो ब्रेड बनाती है, बिस्किट बनाती है, वो मशीन एक कंज्यूमर गुड जिसको हम कंज्यूम करेंगे वो बना रही है। तो ये मशीन टूल्स की इंडस्ट्री इंडिया में बहुत लिमिटेड थी। अभी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसको प्रमोट करने की जरूरत थी। ठीक है ना। जो हमारी अभी की जरूरत तो पूरी करे ही करे, आने वाली जनरेशन की जरूरत भी करे। कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज बनाई गई, ठीक है ना, बट जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का खात्मा हुआ था, उससे जो पैसे का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर ही नहीं पाई। ठीक है। थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में हमने सेटअप करी भी थी, जैसे टिस्को में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर का नाम लेता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, उनका एग्जाम्पल हम लेते ही हैं हमेशा। ठीक। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बाहर से बनी हुई चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो खत्म हो गई है, तो उनका इंडस्ट्रियल बेनिफिट हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। हमें तो थोक के भाव में बर्बाद किया गया अंग्रेजों ने। और इससे पैसा कौन ज्यादा कमाएगा, जीडीपी किसकी बढ़ेगी? ये ब्रिटिशर्स की बढ़ेगी। तो ग्रोथ रेट कम था, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम था, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल इनकम।
जो हमारा देश कमाता था, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं, ये मिनिमल था, कम से कम था, बहुत 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 कम था, बहुत कम था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है इंडिया में इंडस्ट्रियां नहीं लगाई, रेलवे कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, रेलवे बनाया इन्होंने बट अपने फायदे के लिए, ताकि दूर दराज के गांव के इलाकों से रॉ मटेरियल खरीदना है या उन्हें सामान बेचना है या कहीं पे अपनी फौज पहुंचानी है, तो फौरी तौर पे तेजी से तेजी से स्पीड से एक्सपेडिशियसली वहां पहुंचा जा सके। बिजली चाहिए थी, पावर जनरेशन के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए, कम्युनिकेशन नेटवर्क लगाए, तार, पोस्ट, टेलीग्राफ, पानी के बंदरगाह बनाए, पोर्ट्स डेवलप करे। ये क्यों किया? क्योंकि इनको फायदा हो रहा था, हमें इससे फायदा नहीं, उनको इससे फायदा है। और ये सब सरकार या सरकारी सरकारी उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के हाथों में आता था। अच्छा, अब देखते हैं हम फॉरेन ट्रेड का क्या रोल था। वेल, मैं कहूंगा आजादी के टाइम से बहुत पहले, जब हम एंशंट हिस्ट्री देखते हैं, ताम्रलिप्ति का पोर्ट देखते हैं, भरूच का पोर्ट देखते हैं, तो कई सारे ऐसे पोर्ट हैं जो दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करते थे सामान। वी आर वेरी गुड एंड वेरी बिग ट्रेडिंग नेशन सिंस द वेरी बिगिनिंग। बट अंग्रेजों ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि इंडिया से बाहर अंग्रेज जो सरकार सामान ले जा रही है, उस पर टैक्स कुछ नहीं होगा या कम से कम होगा। बाहर से जो सामान ब्रिटिशर्स ला रहे हैं, उस पर वो टैक्स भी लगाएंगे और वो इंडियंस को भरना होगा, या तो टैक्स नहीं लगाएंगे इंडियंस के लिए चीप बनाने के लिए। और अगर इंडियंस फिनिश्ड गुड्स बाहर बेचना चाहे, तो उस पर खूब भर भर के टैक्स लगाया जाएगा और इंडिया को बेचने ही नहीं दिया जाएगा। तो हम बस एक एक्सपोर्टर बन गए रॉ मटेरियल प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इंपोर्टर बन गए फाइनल गुड्स के। दैट इज इट। ये शायद मैं चौथी या पांचवी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एसेंस है इस चैप्टर का, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये फॉरेन ट्रेड में भी रिपीट हो रहा है। तो इंडिया बस एक इंपोर्टिंग कंट्री बन के रह गई। हम बाहर कुछ बेचने जाना भी चाहें, हाई टैक्सेस की वजह से हमको बाहर बेचने ही नहीं दिया जाता था। ओके, मतलब टेक्निकली हमारे एक्सपोर्ट्स पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, उनका हक था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। ज्यादातर फॉरेन ट्रेड हमारा ब्रिटेन ही जाता था, बाकी जो कुछ बचता था वो चाइना जाता था, श्रीलंका, या श्रीलंका को सीलोन कहते थे पहले के टाइम पे, सीलोन, CEYLON, चाइना, श्रीलंका, सीलोन जो है, या ईरान, पर्शिया, वहां जाता था। तो हमारे ऊपर एक मोनोपोली बना ली थी। आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड तो ब्रिटिशर्स के साथ ही हो रहा था। और वो, ये मत सोचो खूब सोना चांदी कमा रहे हैं हम, उनको सस्ते में बेचते थे, नुकसान उठाते थे, नुकसान हम झेल रहे थे। फिर बाद में सुएज कनाल जो बना ना इजिप्ट के अंदर, जिसपे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा, उससे और फॉरेन ट्रेड बढ़ा, क्योंकि पहले अफ्रीका जो है यहाँ से होके इंडिया तक आया जाता था, अब सुएज कनाल होके यहाँ से यूरोप जाना आसान हो गया था, नया रूट मिल गया था, कम टाइम और कन्वीनियंस के साथ जिससे ट्रैवल किया जा सकता था। ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारा नुकसान, उनका फायदा, ये चल रहे थे हालात। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है, आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट सरप्लस बना रहे हो, कि अगर चाइना अमेरिका को बेचता है तो इसमें चाइना का फायदा है, वो अच्छी बात है, पर प्रॉफिट पे तो बेचता है, हम तो लॉस पे बेच रहे थे। तो इट केम एट द एक्सपेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी स्कैरसिटी इन इंडियन मार्केट ऑल्सो। उनको दे दिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, हमारे लिए कुछ खास खाने पीने का अनाज, फूड ग्रेन्स, ऐसी कमोडिटी बची ही नहीं, कपड़े बचे ही नहीं। तो इनको सामान बेचकर हम कोई सोना चांदी नहीं कमा रहे थे, बस वो ब्रिटिश सरकार के फायदे के लिए यूज हो रहा था, जिससे इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। ऐसे होम चार्जेस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, वो दादा भाई नवरोजी की बुक में लिखा है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो ये सब हमें देखने मिलता है दोस्तों। मिट्टी का तेल इंडिया के बाहर ले जाया गया, हमारे देश में अवेलेबल नहीं, गेहूं हमारे देश में अवेलेबल नहीं, तो इससे हमारा कोई फायदा हुआ नहीं। आप सोच रहे हो कि खूब पैसा हमने कमा लिया होगा, ना ना, ये सिर्फ पेमेंट करने काम आ रहा था, आपको सिर्फ पेमेंट करने ही मिल रहा था पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा।
इसी वजह से तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। हमारा पहला सेंसस 1881 में किया गया, जिससे हमें क्या पता चला कि इंडिया की ग्रोथ अगर ऐसे होनी चाहिए लगातार तो नहीं हो रही है। ठीक है ना। 1881 में कौन था ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जरा बताइए। ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना। और ये जो सेंसस, सेंसस मतलब सर्वे, 10-10 साल में होना शुरू हुआ सेंसस। इससे हमें पता चलता था इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल कितने फीमेल, कितने पढ़े लिखे लोग, और हमें ये पता चलता था कि हमारी ग्रोथ कितनी है। तो वैसे प्रॉपरली 1921 से हमने प्रॉपर जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसको समझना शुरू किया था। इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921, और हम सेकंड स्टेज में आ गए थे। अब आपका मन में सवाल किस किस के आ रहा है कि सर है क्या, व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सबके मन में आ रहा होगा क्योंकि नया शब्द है, कुछ नया टर्म है कुछ। एक्चुअली ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा। फर्स्ट जो है, इसमें बर्थ रेट भी हाई है, बच्चे भी खूब पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट भी हाई है, और लोगों की डेथ भी बहुत हो रही है बीमारियों से, वॉर की वजह से। 1921 में एक बड़ा बदलाव होना शुरू हुआ। पहला स्टेज जो हाई स्टेशनरी स्टेज होता है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, उससे हम 1921 में सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, जिसमें हमारा बर्थ रेट कम नहीं होगा। बर्थ रेट तो देखो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लाइफस्टाइल स्टेबल होगी लोगों की, बच्चे पैदा करने की मात्रा बढ़ेगी। तो बर्थ रेट अभी भी हाई है, डेथ रेट कम होने लगता है सेकेंड स्टेज में, मेडिकल साइंस के एवोल्यूशन के साथ, मेडिकल साइंस के सुधार के साथ। अच्छा, ना ही आप बर्थ को जीरो कर सकते हो और ना ही आप डेथ को जीरो कर सकते हो। पॉपुलेशन की ग्रोथ सेकेंड स्टेज में बहुत तेजी से होती है, क्योंकि भाई लोग मर कम रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, साफ सफाई आ गई है, उससे फैलने वाली बीमारियां कम हो गई हैं, है ना। फूड की क्वांटिटी बढ़ गई है। अफ्रीका के अंदर ऐसा ही हुआ, बर्थ रेट उनका काफी हाई रहा। अब सिमिलरली थर्ड पे चलते हैं। आपने फर्स्ट समझ लिया, वेरी हाई बर्थ रेट वेरी हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन स्टेबल या लो ही रहती थी, मेडिकल फैसिलिटी कम होने की वजह से, बीमारियां जंग इन सब के होने की वजह से। आज कोई कंट्री फर्स्ट स्टेज में नहीं है, सेकंड या थर्ड में है। थर्ड स्टेज के अंदर एक बड़ा सुधार होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज में खूब खूब एक्सपेंशन, खूब टेक्नोलॉजी का विकास खूब हो रहा था। अब कॉन्ट्रासेप्टिव आने लगते हैं, मेल और फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिससे बर्थ रेट कम होने लगता है और डेथ रेट तो कम होने लगा ही था। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होने लगता है, शहरों में रहना महंगा होता है, तो लोग कहते हैं पहले 6 7 8 बच्चे पैदा करते थे, जो खेतों में काम करते थे हाथ बटाते थे, अब शहर में कम से कम बच्चे पैदा करो, महंगाई भी ज्यादा है। विमेन भी एजुकेट होने लगती हैं, जॉब करने लगती हैं, तो कहती हैं भाई मैं अगर कमा ही नहीं पाऊंगी तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी की इनकम से घर चलता है। फैमिली प्लानिंग टूल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव टूल्स, ठीक है ना, ये सारी मेडिसिन, मेथडोलॉजीज आ गए थर्ड स्टेज के अंदर। धीरे धीरे ऐसे चलता है। हम, इंडिया जो है अभी फिलहाल इस थर्ड स्टेज को एंटर कर चुका है, इंडिया ब्राजील जैसे देश। फोर्थ स्टेज में भी बर्थ रेट बहुत लो हो जाता है। फोर्थ स्टेज बस ये है कि ये एक्सट्रीमली लो हो जाता है और पॉपुलेशन वापस स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, फिर ग्रो नहीं होती। अमेरिका में ऐसा हो गया है, जापान, अमेरिका में ऐसा हो गया है, फ्रांस में ऐसा हो गया है। बट फिफ्थ स्टेज, जिसमें बर्थ रेट एक्सट्रीमली लो है, एक्सट्रीमली लो बर्थ रेट, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, लेट करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, या अपने करियर लेट मैरिज कर रहे हैं, या बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे, जिसको डिंक कहते हैं, डबल इनकम नो किड्स। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है, डेथ रेट और भी ज्यादा कम है, पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। मतलब पहले अगर 100 करोड़ लोग थे तो हो सकता है अब सिर्फ 98 करोड़ ही बचे हों। बर्थ रेट बहुत कम है, बूढ़े होते जा रहे हैं लोग। जापान, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है। ठीक है ना। तो आपको फोर्थ और फिफ्थ सेम लग रहा है, बट फोर्थ तक स्टेबल है काफी हद तक।
फिफ्थ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसका एग्जाम्पल है जापान और जर्मनी। अब सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिक्स्थ स्टेज या लास्ट स्टेज भी इसे कहते हैं। आमतौर पे ये डिक्लाइनिंग फेज को दिखाता है, आमतौर पे ये नेगेटिव ग्रोथ को दिखाता है। सिक्स्थ स्टेज जो है, जिसका कोई आज परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है कि भाई पॉपुलेशन गायब ही होती जाती है, लुप्त होती जाती है। ठीक है, ट्राइब्स में मैं कह सकता हूँ, ट्राइबल्स का आप इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड के कई सारे ट्राइब्स को देखते हैं जो इस स्टेज में है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम सिर्फ ये 5 स्टेजेस देखते हैं, जिसके 5वें स्टेज में जापान और जर्मनी है, चौथे स्टेज में यूएस और फ्रांस है, थर्ड स्टेज में इंडिया है। सेकंड स्टेज में इंडिया 1921 में एंटर कर चुका था, और फर्स्ट स्टेज में 1921 से पहले इंडिया था। तो ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जहां पे डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, ट्रांजिशन मतलब बदलाव। अब समझ गए, आसान भाषा में सब कुछ समझा दिया है। तो हम सेकंड फेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेज में एंटर कर चुके थे। इंडिया सेकंड स्टेज में आ चुका था। एजुकेशन लेवल या लिटरेसी लेवल बहुत कम था, 16% से कम लोग पढ़े लिखे थे टोटल पॉपुलेशन के। और फीमेल अगर 100 फीमेल है तो उसमें से 7 फीमेल ही ऑन एन एवरेज पढ़ी लिखी होंगी। हेल्थ फैसिलिटी, इसकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हेल्थ अवेलेबल थी। जो फिलैंथ्रोपिस्ट जो फ्री में शिफा खाना या मेडिकल सेंटर चला देते थे, अदरवाइज बहुत कम हैजा जैसी बीमारी, प्लेग जैसी बीमारी फैल रही थी। इसकी वजह से ऑन एन एवरेज एक इंसान 32 साल तक ही जी पाता था, बीमारी ही उसकी जान ले लेती थी पहले। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान कितना साल जी सकता है ऑन एन एवरेज, पुअर मेडिकल फैसिलिटी होने की वजह से ये सिर्फ 32 थी। बीमारियां डायग्नोज ही नहीं हो पाती थी, पानी से बीमारियां फैल रही थी, हवा से फैलने वाली जो एक दूसरे को कम्युनिकेट हो जाती है। उस टाइम पे कम्युनिकेबल डिजीज काफी ज्यादा थे, आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काफी ज्यादा है, जैसे हार्ट अटैक आना, जैसे डायबिटीज होना, उसकी वजह से डेथ हो जाना। राइट, तो इन सारे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे हम बहुत पिछड़े हुए थे। एजुकेशन का 16% का लेवल, विमेन का 7% का लेवल। हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत पुअर थी, इनएडिक्वेट क्वांटिटी में थी, ना ही अफोर्डेबल थी, ना ही अवेलेबल थी, ना ही एक्सेसिबल थी, जिस वजह से डेथ बहुत ज्यादा होती थी लोगों की। हर 1000 बच्चे जो पैदा होते थे उनमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। बताइए, हर 10 में से लगभग 2 बच्चे, उनकी डेथ हो जा रही है। माओ के लिए कितना पीड़ा वाली चीज रहता होगा। ब्रिटिशर्स भी इसके लिए कुछ करते नहीं थे हमारे लिए, दे वर नॉट वर्किंग फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। आज हम 70+ ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्रिएट कर पाए हैं। नेचुरली इंसान इतना जी सकता है ऑन एन एवरेज, एक्सीडेंट वगैरह ना हो या कोई बीमारी ना पकड़ ले तो इट्स हमारी हमारी सोशल डेवलपमेंट बहुत बहुत पुअर, अंग्रेजों ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, मैंने कहा ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे। मैन्युफैक्चरिंग से कुछ खास ग्रोथ हो नहीं रही थी। ये मैं दिखा रहा हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग काम क्या करते थे, ऑक्यूपेशन क्या था। कुछ खास बदलाव अंग्रेजों के दौरान हुआ नहीं, 1947 के बाद हुआ। और टेक्निकली इंडिया में 1991 के बाद बड़ा बदलाव हुआ है हमारी पॉपुलेशन की प्रोफाइल में। काम क्या करते थे उस प्रोफाइल में। हमारे देश में बार बार फेमाइन आता था, तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं था। फेमाइन मतलब अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। एक किताब लिखी है पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, जो अमर्त्य सेन जी ने लिखी है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेजोरिटी हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर है। कुछ लोग लिमिटेड स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग या छोटे स्केल पर कुछ बनाना, प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, उसमें काम करते थे। और सर्विस सेक्टर में सिर्फ 15 से 20%, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन हमारी काम करती थी। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया में रीजनल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। साउथ इंडियन स्टेट्स काफी अच्छे डेवलप थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, दे वर डेवलपिंग वेल। बाकी एरियाज में बहुत ज्यादा वीकनेस थी दोस्तों, इकोनॉमिकली वो ग्रो नहीं कर पाते थे। वहां पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो गई थी, मद्रास, बंबई, बंगाल जैसे महानगरों के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर काफी ग्रो होने लगी थी, बैंक्स बढ़ने लगे थे, बैंक्स की क्वांटिटी बढ़ने लगी थी, होटल्स, टूर करना, ट्रेन, रेलवे की सर्विसेज। पर कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, जिसमें एग्रीकल्चर अभी भी वर्क, हमारी पॉपुलेशन का, वर्क फोर्स का एक मेजर हिस्सा था। तो ये टर्म याद रखना बस, कि एक रीजनल वेरिएशन था, कहीं पे ग्रोथ हो रही थी और कहीं पे ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब बेसिक इंडस्ट्रीज का हाल देखते हैं हमारे देश में। देखो यार, रेलवे, पोर्ट्स, वाटरवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ,
ये अंग्रेजों ने डेवलप किया, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे कई सारी चीजें डेवलप हुई थी, बट ये अपने ही फायदे के लिए किया था इन्होंने, हमारे लिए कुछ नहीं किया था। ये ना, पहले तो रेलवे का बजट भी आता था अलग से, एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। हमारे यहाँ रोड्स, कच्ची रोड थी, पक्की रोड थी नहीं, ऑल वेदर रोड्स थी नहीं, बारिश होती थी कीचड़ हो जाती थी, धुल जाती थी सड़कें, जो पगडंडियां होती थी वो धुल जाती थी, चली बह जाती थी। ठीक है ना, रेलवे इन्होंने बनाया अपने फायदे के लिए, रोडवे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उससे आम जनता को फायदा होता। समझ रहे हो, रेलवे में तो वो शेरशाह सूरी कब की ग्रैंड ट्रंक रोड बना गए थे। तो हमेशा एक शॉर्टेज रही ऑल वेदर रोड्स की। ऑल वेदर मतलब जो हर वेदर में टिके, हर वेदर में जो टिके। और हमारे लोग गरीब क्योंकि भाई अनाज उन तक पहुंच नहीं पा रहा, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ा है, तो वहां तक फूड ग्रेन्स, दवाइयां पहुंचाए, अच्छी सड़कें हैं नहीं तो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, वो एरिया कट जाता था। तो ये भाई रोड वोड जो बनाई वो अपने मिलिट्री के लिए बनाई, रेलवे जो बनाया, पोर्ट जो बनाए, अपने ट्रेड और मिलिट्री के लिए बनाई, इंडियंस के हित के लिए नहीं बनाई। कभी तारीफ करो ना कि यार अंग्रेजों ने तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो सोच समझ के करना कि उन्होंने हमारे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए किया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है, नॉट फॉर अस। ठीक है ना, कोई इंडिया में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हमारे लिए नहीं क्रिएट किया, टेलीग्राफ या जो भी ये चीजें हैं अपने लिए किया, हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं। तो रेलवे के बारे में पढ़ते हैं, बाकी 1850s में रेलवे इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका आज भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब एग्रीकल्चर के द्वारा उगाई गई चीजें दूर दूर जाके बेची जा सकती हैं, तो उसमें वो उसको एक बिजनेस धंधा बना लिया, कमर्शलाइजेशन हुआ। वरना क्या होता था, गेहूं चावल उगाया, वही गांव में कोई पॉटर है, कोई कपड़े सिलने वाला है, आपने उसे दिया अनाज और उसने आपको काम करके दे दिया। तो ऐसे एक्सचेंज चलता था, पर अब दूसरे शहरों में जाके बेच सकते हो, एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ी, बट आम जनता, इंडियंस जो है आम जनता थी, उस तक कोई पैसा नहीं पहुंच रहा था, अंग्रेजी सरकार से वही फायदा उठा रही थी, बट हमसे सस्ते में चीजें ले लेके ये फॉरेन कंट्रीज में बेच के आ रहे थे। और भी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पोर्ट्स बनाए, बम्बई पोर्ट, कराची पोर्ट, बंगाल का पोर्ट, कनाल बनाई, इंटरनल वाटरवे, मतलब इंडिया के अंदरूनी हिस्से में हम जो नदियां बहती हैं, जो पानी बहता है, उस पर नाव, शिप, बोट वोट चलाकर कनेक्टिविटी क्रिएट करें। ये कोस्टल कनाल उड़ीसा के अंदर शुरू की गई थी, बट ये बहुत महंगा पड़ रहा था रेलवे के मुकाबले, तो इसका फायदा कुछ हुआ नहीं। रेलवे सस्ता पड़ रहा है, उसी का फायदा ले लो। ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ तो उन्होंने इसको भी छोड़ दिया। पोस्ट सर्विस या पोस्टल ऑफिसेस, ठीक है ना, आम जनता तक ये भी फायदा नहीं पहुंच पाता था, तो इट्स बेनिफिट वर नॉट रीचिंग द इंडियन पीपल। इसका कोई सोशल बेनिफिट हमको नहीं हो रहा था, हम आत्मनिर्भर नहीं बन रहे थे, हम अभी भी अंग्रेजों पे निर्भर थे। पहले हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट होते थे ब्रिटिशर्स से पहले, पर इन्होंने कमर्शलाइजेशन किया, इन्होंने जबरदस्ती किसानों को बोला ये लो एडवांस में पैसा पकड़ो, इस पे फसल उगाओ, इंडिगो जैसी फसल उगाओ। अभी ऐसी फसल होती है कि इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, जमीन का सारा पानी सोख लेती है, जमीन को बंजर कर देती है। किसान कहता मैं नहीं उगाऊंगा, उसको मार पीट करके, लाठी से पिटवा कर जबरदस्ती उगाया जाता था। ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हमको, रातों रात अंग्रेजों ने हमारे को एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्शन के कगार पे लाके छोड़ दिया। तो ये हाल था दोस्तों, ये सारे इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे अंग्रेजों के दौरान हमें देखने मिलते हैं, और इससे वी वर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, सो मच इकोनॉमिक लॉस वी फेस्ड। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फोकस ऑन वर्किंग फॉर देयर बेनिफिट रादर देन आवर बेनिफिट। तो थैंक यू आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो। हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। ब्रिटिशर्स, रिमेंबर, डिड नॉट प्रोवाइड मनी फैसिलिटीज टू इंडिया। ये सब बातें मैंने अच्छे से समझाई हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अगर बनाया, कोतवाली का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, दरोगा का सिस्टम बनाया, कॉर्नवालिस ने बनाया था। तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन के लिए पोस्टल सर्विस का सिस्टम बनाया, ऑल्दो पूरे इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं पहुंची, वो भी इनएडिक्वेट था हमने, पर बीच बीच में समझा कि अब हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए जेआरडी टाटा, महान व्यक्ति, उन्होंने टाटा एयरलाइंस बनाई, टाटा सन्स ने टिस्को बनाई, टाटा आयरन स्टील कंपनी। बाद में अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, तब जाके हम आगे बढ़े हैं। तो इन महान लोगों की वजह से सरकार आज़ादी के बाद जो सुधार करती है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जो महान लोग थे जैसे जेआरडी टाटा जी, इस वजह से हम तरक्की कर पाए और गरीबी से बाहर आ पाए। सो विद दिस आई वांट टू क्लोज द सेशन टुडे। थैंक यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद अगला लेक्चर चैप्टर 2 का होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। प्लीज फॉलो द चैनल एंड लाइक द वीडियो
so that you can get the access to the next chapter and next class. Thank you. Good luck. See you in the next one. Bye. Take care and Jai Hind to all of you. Bye.